नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन और इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर होगा वो होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इससे मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन की रेट मीन्स कितनी देर में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स किस टाइप के हैं। जैसे इधर ये हमारे पास NO प्लस O2 की जब रिएक्शन होती है तो NO2 की फॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा जब CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फास्ट होगी, सेकेंड रिएक्शन इज स्लो। और देखने पे हमें ये लगता है कि ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट एंड सेकेंड रिएक्शन इज स्लो बिकॉज जब हमारे पास रिएक्टेंट्स अलग अलग होंगे मीन्स उनका नेचर अलग अलग होगा तो उनके अंदर बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बनाने के लिए जो एनर्जी है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। ठीक है, फर्स्ट केस में N और O के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक है, तो इस वजह से जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, और जब यहाँ पर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये है कि जो नया बॉन्ड है वो भी जल्दी बनेगा। इस वजह से दिस रिएक्शन विल बी फास्ट, बट इन दिस सेकेंड केस द रिएक्शन विल बी स्लो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शंस appear to be similar but the first is fast while the second is slow. This is because the different amounts of energies are required for breaking of different bonds and different amounts of energy are released in the formation of different bonds. ठीक है, next one is the concentration of the reactants। मतलब रिएक्शन की जो रेट है, मतलब आपकी रिएक्शन जल्दी होगी या फिर देर से होगी, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन लगातार कम होगी। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और कॉमनली ऑब्जर्व ये किया जाता है कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटलिस्ट को पुट कर देते हैं तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा इंक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीज क्यों करता है, इसका कारण ये है कि अगर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को पुट किया है तो उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट विल डिक्रीज। और जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्टली कंप्लीट होगी। कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात की जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स। ओके, और एंजाइम्स को हम एक नाम और देते हैं बायोकैटलिस्ट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होंगे वो कैटलिस्ट खुद केमिकल रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, बट
वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, और फिर दोबारा से जैसे ही उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुके होंगे, उसके बाद में फिर दोबारा से नए रिएक्टेंट्स को पकड़ेंगे और रिएक्टेंट्स को फिर दोबारा से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे. बट ड्यूरिंग दिस कन्वर्जेंस they do not interfere with equilibrium. Okay, a catalyst generally increases the speed of reaction without itself being consumed in the reaction. In case of reversible reactions, a catalyst helps to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of equilibrium. Okay, next one is the surface area of the reactants. जब कभी हम रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बाद उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होगी. ठीक है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. अब होगा ये कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में उतना ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए जो जगह है वो अब हमें ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. बर्निंग अपने आप में केमिकल रिएक्शन है, मतलब आग का जलना एक केमिकल रिएक्शन है. तो सपोज आपके पास एक लकड़ी का ये पीस है, ठीक है, पूरा लोग है ये. एक बार आप इसको जलाओ, ठीक है, और दूसरी बार आप ये करो कि इस लकड़ी के जो लोग है पूरा, इसको आप कट करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो. मतलब इसका ये है कि इसके छोटे छोटे ये कुछ इस तरीके से पीसीस बनेंगे. ठीक है, तो एक बार आप इसको जला रहे हो और एक बार आप इनको जला रहे हो. ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि सरफेस एरिया कहाँ पे ज़्यादा है. इसका जो सरफेस एरिया है वो ये है, सिर्फ ये वाला. ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस एरिया ये होने के साथ साथ इसके साइड में और है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है. अब आप एक बार जब इसको जलाओगे और इनको जलाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर जो आँच है वो कम लगेगी, और इधर ये बहुत जल्दी आग को पकड़ेंगे क्योंकि दे हैव मोर सरफेस एरिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होंगी, अदरवाइज़ नहीं होती हैं. जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है तो HCl की फॉर्मेशन होती है. बट दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन द डार्क बट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दीज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है, तो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शन. अब आगे आप पढ़ोगे कि कुछ चीज़ें हैं जो, या फिर कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करेंगे क्वालिटी पे. जैसे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं. इसके अलावा आपका रहेगा मोलिकुलरिटी, रेट कांस्टेंट एटसेट्रा. ठीक है, और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स होंगे कैटलिस्ट. तो यहाँ जो कैटलिस्ट वगैरह है या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लो एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. वाई डू पीसीज ऑफ फूड बर्न फास्टर देन ए लोग ऑफ फूड ऑफ द सेम मास. ठीक है, वैसे में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि लकड़ी के जो पीसीस हैं वो लोग ऑफ वुड के मुकाबले बहुत जल्दी क्यों जलते हैं. तो इसमें आंसर इसका सेम रहेगा. पीसीज ऑफ वुड हैव लार्जर सरफेस एरिया देन द लोग ऑफ वुड ऑफ द सेम मास. ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन. ठीक है, अब उसके बाद में है रेट लो एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था कि कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है. ठीक है, तो आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा कि
किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन लगातार कम होगी। अगर हम इधर लें कंसंट्रेशन और यहाँ पे ले टाइम, तो इधर आपका टाइम 0 है और इधर आपकी कंसंट्रेशन आप मान लो कि 500 मोल पर लीटर है, ठीक है। तो टाइम 0 के ऊपर ये मैक्सिमम रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्राफ यहाँ से लोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस तरफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होते ही जाएंगे और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और टाइम 0 पे आपका जो प्रोडक्ट है वो 0 रहेगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। तो कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में सबसे पहले रिलेट किया था दो साइंटिस्ट ने, एक था गोल्डबर्ग एंड सेकेंड वन वाज वागे। तो इसमें दो तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करते हैं कि एक होगा लो मास एक्शन और दूसरा होगा रेट लो एक्सप्रेशन। तो हमारे पास सबसे पहले है लो मास एक्शन, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन लगातार कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी, जैसा कि आपके इस ग्राफ के अंदर गिवन है। तो लो मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ए है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब ये है कि 1 2 3 4 एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है, और ए यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स हैं। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करनी है तो आप रेट जो भी रिएक्टेंट आपके पास गिवन है उसको एज इट इज़ लिखोगे बाय क्लोजिंग इन द ब्रैकेट, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है उसको एज इट इज़ आप पावर के ऊपर पुट करोगे जैसा कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और जैसे हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह पर ये आएगा के, और के होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल फिनोमिनन है और लॉ ऑफ मास एक्शन से मिलता जुलता हम आगे पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ए एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन बट योर लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल। तो इसको अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखा है हाउ एवर एक्सपेरिमेंटली it is observed that the rate of this reaction may not depend upon all the A concentration terms of A and all the B concentration terms of B. Suppose experimentally the rate of reaction is found to be dependent upon alpha concentration of terms of A and beta concentration terms of B. तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप इसको रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग दिखाना चाहो रेट ऑफ रिएक्शन, तो जैसे कि हमने लो ऑफ मास एक्शन के अंदर देखा था कि ए के ऊपर जो स्टोइकियोमेट्री उसके सामने गिवन है उसको एज इट इज़ पुट किया, बट रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू पुट करेंगे, ना कि हम स्टोइकियोमेट्री को एज इट इज़ पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर ए के ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी के इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ब्रैकेट क्लोज, ए के ऊपर पावर आपकी अल्फ़ा है, बी के ऊपर पावर है आपकी बीटा, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड रेट लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो के है वो आपका होगा रेट कांस्टेंट। अब देखिए कि कब रेट लो एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। जब आपकी ये ए और बी की कंसंट्रेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये यूनिटी होती है A इज़ इक्वल टू 1 एंड B इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इस K के बराबर होगी, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, दैट इज वाई द रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। उसके बाद में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
रेट कांस्टेंट। तो इधर है सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर एज फॉलोज। तो पहला है रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। इसका मतलब ये होगा कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपके पास सेम केमिकल रिएक्शन है बट उसके अंदर टेम्परेचर अलग अलग है तो आपका जो के है वो भी अलग अलग आएगा। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। के की वैल्यू रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और लास्ट है कि के की जो यूनिट आएगी, ठीक है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। वो आपको आगे सही तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन रेट लो एंड लो मास एक्शन। तो इसमें एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल फिनोमिनन है और रेट लो एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन है। और यहाँ पे आपकी अल्फ़ा और बीटा वैल्यू जो कि रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की जाएगी और यहाँ पे ए और बी थ्योरेटिकली कंसिडर्ड फिनोमिनन्स होंगे या फिर थ्योरेटिकली कंसिडर्ड वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में ये भी रखनी है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिलेट करता है रेट लो एक्सप्रेशन के साथ में। रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होती हैं रिएक्टेंट्स के ऊपर जो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो इस अल्फ़ा और बीटा का जो जोड़ है वो ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और इसके अलावा जीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर वैल्यू आपकी ज़ीरो आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होगा। अल्फ़ा और बीटा का सम 1 होगा तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनका सम अगर 2 होता है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 होने पर थर्ड ऑर्डर एटसेट्रा, ठीक है। The sum of exponents powers to which the molar concentration in the rate law equation are raised to express the observed rate of reaction is called the order of reaction, ठीक है। For example, in the above case, order of reaction is equal to alpha plus beta depending upon whether alpha plus beta is equal to 0, 1, 2 or 3. The reactions are said to be zero order, first order, second order and third order respectively. Alpha and beta are called the order of reaction with respect to A and B रेस्पेक्टिवली। जैसे कि यहाँ इस केमिकल रिएक्शन के अंदर गिवन है कि इसकी आप रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। तो यहाँ पर ये तीनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और इन रिएक्टेंट्स के ऊपर ये वैल्यू गिवन है, इसके ऊपर 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और इधर ये 2 आएगा। तो इनको जोड़ने पर 1 + 1 + 2 = 4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इसका 4 होगा, ठीक है। बट ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से आप नहीं लिख सकते कि ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा लैब के अंदर, ठीक है, और उसी के बाद में ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब उसके बाद में कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। जैसे पहले है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान ये है कि दोज केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इस एरो के ऊपर अगर कुछ गिवन है तो इसका मतलब वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सो दैट this chemical reaction is the zero order reaction। तो इधर
कुछ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे हैं, और जो भी एग्जांपल्स आपके नोट्स में गिवन हैं उन एग्जांपल्स को आप करोगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसकी यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं। थैंक यू।